यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाएं। लाइव नोटिफिकेशन तथा नए वीडियो की सूचना पाने के लिए बेल बटन भी दबाएं। नमस्कार। डीएम इंडिया ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। पर्सनैलिटी ऑफ द वीक की इस खास कड़ी में आज हम बातचीत कर रहे हैं डिग्री प्रसाद चौहान जी से। डिग्री प्रसाद चौहान जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। जी, बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद सर। इसके पहले कि मैं डिग्री प्रसाद चौहान जी से बातचीत करूं, मैं बताना चाहूंगा कि डिग्री प्रसाद चौहान जी छत्तीसगढ़ पीयूसीएल के अध्यक्ष हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एक जाने पहचाने सामाजिक कार्यकर्ता हैं, मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। और आज हम इनसे इन्हीं के बारे में जानकारी इकट्ठी करने की कोशिश करेंगे। डिग्री भाई, आप ये बताइए कि आपका जन्म कहाँ पर हुआ, कहाँ आपकी पढ़ाई लिखाई हुई, बचपन कहाँ बीता आपका? जी, तो महानदी के किनारे मेरा गांव है, बाराडोली। वहीं पे मेरा जन्म हुआ और शुरुआती जो मेरा गांव है महानदी किनारे, वो बहुत ही इंटीरियर में रहा उस वक्त जब मेरी प्रारंभिक की शिक्षा का समय था। सड़कें वगैरह भी नहीं थे और करीब 3-4 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था स्कूल वगैरह के लिए। तो ये सफ़र करते हुए फिर उसके बाद हाई स्कूल की परीक्षा जो ब्लॉक मुख्यालय वहाँ पे, उसके बाद फिर कॉलेज रायगढ़ में ही हुई, जो जिला मुख्यालय है रायगढ़ जिले का। और इस तरह से स्थानीय स्तर पर ही मेरी पढ़ाई हुई। जी, तो आप ये बताइए कि आप ये मानवाधिकार के काम से और सामाजिक जो कार्यकर्ता के रूप में जो एक पहचान आपने अपनी बनाई है, तो इस ओर आप कैसे आना हुआ इस लाइन पे? देखिए, मेरा जो जन्म स्थान गांव है, जहाँ पे हम परिवार के साथ रहते हैं, वहीं पे गांव में जो एक भारतीय समाज व्यवस्था है और उसके भीतर जब हम धीरे-धीरे बच्चे से बड़े हुए, स्कूल गए और गांव में जब खेल-कूद सारा चीज़ में मतलब ये कि एक भेदभाव जो था, जैसे-जैसे उम्र बढ़ती गई, इसका महसूस होने लगा। तभी से एक मन में था कि एक जो समतामूलक समाज का है, न्याय आधारित, बिना भेदभाव के समाज स्थापना का, उसके लिए कुछ करना चाहिए, ये बात मन में ही थी। और वहीं से जहाँ से मेरा जन्म हुआ, वहीं से ही ये मेरा संघर्ष चालू हुआ। और जो उत्पीड़ित और भेदभाव से प्रताड़ित जो समुदाय है, जिस समुदाय से मैं भी हूँ, उस समुदाय के साथ निरंतर चर्चा, बैठक और फिर सर्व समाज के बीच में अपने हिस्से, अपनी न्याय और अपनी समानता की बात करने का जो एक अभियान था, वो करते हुए ये सब संघर्ष आगे बढ़ता गया। और फिर जो कहना चाहिए कि आप जब स्थानीय से जब थोड़ा-सा आगे जब देखते हैं देश दुनिया को, जैसे उम्र बढ़ती गई, तो फिर जो बहुत मानवाधिकारों से, नागरिक अधिकारों के लिए कार्यरत संगठन हैं, उनसे परिचय हुआ और काम बढ़ता गया। ठीक, ठीक। आप विगत 1-2 सालों से पीयूसीएल के आप अध्यक्ष हैं, जो छत्तीसगढ़ पीयूसीएल है। तो अभी जानना चाहूँगा कि आपके इस कार्यकाल में पीयूसीएल किन-किन मुद्दों को लेकर के काम कर रहा है? देखिए, जो पीयूसीएल का जो जन्म ही हुआ था, वो आपातकाल में जो सरकार की ज़्यादतियों के खिलाफ हुआ था। और चूँकि मूल रूप से मैं एक दलित मानवाधिकार कार्यकर्ता हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। लेकिन जब अधिकार की बात आती है, तो दलित अधिकार, आदिवासी अधिकार, महिला अधिकार
और तमाम अधिकारों के अलग अलग धाराएं भी हैं, लेकिन पीयूसीएल जो मूल रूप से है नागरिक अधिकारों की बात करता है, सिविल राइट्स की बात करता है। तो ये जो अगर छत्तीसगढ़ के संदर्भ में हम बात रखें, तो जैसे कि छत्तीसगढ़ का गठन हुआ, तो छत्तीसगढ़ के गठन के साथ ही इसकी जो मूल भावना थी और जो विकास की संकल्पना थी, इसके परे मतलब छत्तीसगढ़ को सस्ता श्रम और सस्ते कच्चा माल की उपलब्धता के चारागाह के रूप में देखा जाने लगा। और यहाँ की जो खनिज संपदा है, चाहे मानव श्रम की बात करें या तो फिर खनिज संसाधनों की बात करें, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन की बात करें, ये छत्तीसगढ़ के गठन के बाद पहले भी होते थे, लेकिन उसके बाद भी एक इस राज्य के भीतर भी लगातार चलते रहा। तो जब हम देखते हैं तो मानव श्रम का जो शोषण होता था, जैसे कि मानव तस्करी हम देख रहे हैं, बंधुआ मजदूरी, तो पीयूसीएल का एक इसमें एक कैंपेन, एक बड़ा काम रहा है कि मानव तस्करी के खिलाफ कैसे ये अमानवीय है और इसके रेस्क्यू वगैरह का, और सरकार से सतत संवाद के बाद ये सब चीजें जब हम देखते हैं कि जैसे कि कारपोरेट मुनाफा, जो राज्य कारपोरेट मुनाफा के लिए जो जिस तरह से अभी कर रही हैं, चाहे पिछले सरकार चाहे वर्तमान सरकार, तो हम देखते हैं कि जैसे यहाँ पे प्रचुर खनिज हैं, तो जैसे कोयला है, कोयला के खनन परियोजना के लिए जो मूल निवासी हैं, जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं, उनको विस्थापित करना, मतलब बिना कोई कानून, बिना कोई प्रक्रिया के जिस तरह से विस्थापन, असल में विस्थापन कहने से जो मूल आदिवासी और मूल निवासी जो उस संबंधित क्षेत्र में रह रहे हैं, उनके जो अधिकारों की परवाह किए बिना या आप उपेक्षा करते हुए जब उनको उनके ही संसाधनों से बेदखल करते हैं, क्योंकि आप देखेंगे तो भूमि अर्जन, पुनर्वास, पुनर्व्यवस्थापन की एक पूरी प्रक्रिया है, उसके तहत आपको परियोजनाओं पे जो जनहित के हैं उसको करना होता है। लेकिन जो सिर्फ और सिर्फ कारपोरेट मुनाफे के लिए जब स्थानीय निवासियों की हितों की उपेक्षा करके आप एक साजिश के तहत उनको जोर जबरदस्ती पूर्वक बेदखल करने की बात करते हैं, तो अगर हम देखें तो अभी हाल के जो कोविड के समय में भी, चाहे रायगढ़ हो, जिस तरह से आदिवासी परिवारों को बिना किसी कोई प्रक्रिया के पालन के जिस तरह से बेदखल करने की बात हो रही है, अगर देखें भिलाई का जो दुर्ग भिलाई में जिस तरह से मजदूरों के आवास को से उन्हें बेदखल करने की अभी बात हुई, बिलासपुर में भी हमने देखा कि कैसे लोगों को उनके घरों से बेदखल करने की बात हो रही है। तो इस पे अभी एक पीयूसीएल ने एक काम किया और लगातार इस पे काम कर रहा है। कोविड के दौर पे जब देखें तो सरकार से संवाद किए शुरुआती समय में, जैसे जेल में निरुद्ध बंदी हैं, आम नागरिकों के जो खाद्य सुरक्षा का सवाल है, भोजन का सवाल है, उनके स्वास्थ्य का सवाल है। और जब हम देखें कि कोविड के समय में जो सरकार का जो प्रशासनिक जो सख्त रवैया था, जिसमें पुलिस या जो कार्यवाही यहाँ हुई, वो भी मतलब नियम कानूनों को ताक में रखते हुए हुई, तो ये सब चीजें अभी कर रहे हैं। और अगर हम देखें तो जैसे कि आदिवासी क्षेत्र बस्तर की बात करें, तो वहाँ भी जो अभी हाल के दिनों में जो पत्रकारों पे, सामाजिक कार्यकर्ताओं पे जिस तरह से एक दबाव पूर्ण माहौल बनाया जा रहा है, जो अभिव्यक्ति की आज़ादी पे जो राज्य का जो रवैया रहा है कि इसको कैसे दमन किया जाए, उसके खिलाफ भी लगातार पीयूसीएल आवाज उठाता रहा है, चाहे फर्जी मुठभेड़ के मामले हों, चाहे पुलिस में हिरासती मौतें हों, दलित आदिवासियों के खिलाफ दमन की बात हो,
इन तमाम चीजों पे पीयूसीएल अपनी क्षमता के हिसाब से जो राज्य सरकार का जो रवैया है, चाहे न सिर्फ राज्य सरकार बल्कि जो नॉन स्टेट एक्टर भी होते हैं, जो अधिकारों के जो हनन की परिस्थितियां होती हैं, इसके खिलाफ पीयूसीएल लगातार आवाज उठाता रहा। ठीक ठीक। तो आप ये बताइए कि मैं अगर आपसे पूछूं कि पीयूसीएल के इतर आप जो काम कर रहे हैं, एक मानवाधिकार कार्यकर्ता के रूप में, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, तो आप एक दलित जाति से भी बिलोंग करते हैं, तो क्या कभी आपको ऐसा मौका आया कि आपको दलित समाज से बिलोंग होने के कारण इस काम में कोई व्यवधान हो या फिर कोई अड़चने आई हो, ऐसा कभी आपके साथ हुआ क्या? देखिए, मतलब दलित समुदाय, क्योंकि मैं दलित मानवाधिकार कार्यकर्ता भी हूँ, तो जो पूरा भारतीय जो समाज है और उसकी जो संरचना है, चाहे कहीं भी आप देखें, तो इसका तो सामना आपको करना पड़ेगा, है। तो इस वजह से मतलब जो जो सामंती जो ढांचा है, चाहे सरकार हो, चाहे समाज हो, जो तथाकथित समाज है, जब आप कोई काम करते हैं तो उस वजह से बनिस्बत कि आप अगर दलित नहीं होते और दलित हैं और उस काम को कर रहे हैं, तो ज्यादा जाहिर सी बात है कि ज्यादा निशाने पे होना ही होता है। तो अच्छा। ये तो हाँ जी, मतलब ये है कि वो एक जो तकलीफ़ें हैं वो कहीं न कहीं आपको या इस प्रकार की जो कार्यकर्ता हैं, जो कर रहे हैं काम, उनको झेलनी पड़ती है। तो मैं चाह रहा हूँ डिग्री भाई कि अभी जो रायगढ़ में, जैसा कि आप रहते हैं, तो रायगढ़ में अभी किन मुद्दों पर आप काम कर रहे हैं? वहाँ पर कुछ फैक्ट्रियों का मामला चलता रहा है, जैसा कि थोड़ी बहुत मुझे जानकारी है। अधिग्रहण के कुछ मामले रहे हैं और भी दूसरे मामले रहे हैं, तो किन मुद्दों पर अभी आप काम कर रहे हैं? रायगढ़ में जो एक बड़ा मसला है, जो परियोजनाएं हैं, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट जो परियोजनाएं हैं, सबसे बड़ा सवाल है कि रायगढ़ का जो आधा हिस्सा है, आधे मैदानी हिस्सा को छोड़ दे तो जो बाकी जो आधा हिस्सा है, वो अनुसूची 5 के तहत आता है। और अच्छा। अनुसूची 5 के तहत आने से आदिवासी बहुलता वाला इलाका है, पूरा रायगढ़ का जो उत्तरी भाग है। और वहाँ पे कोयले जो आप कोयले का पूरा भंडार है, खनिजों का भंडार है। लेकिन जो जमीन है वो जमीन आदिवासी जमीन है। और ये जो कंपनियां स्थापित हो रही हैं, चाहे निजी या सरकारी कंपनियां, ये कंपनियां जो आदिवासी जमीन का जो है, ये लगातार हड़प रही है। मतलब बहुत सारे निर्णय भी हैं कि ये सरकार भी और कंपनियां भी ये गैर आदिवासी हैं, और अगर आदिवासी की जमीन लेते हैं तो उनकी सहमति की जरूरत है, और उनके जो पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन की पूरी प्रक्रिया उनको करनी होगी। और वो जो ग्राम सभाएं हैं और आदिवासी समुदाय है, उनके साथ व्यापक परामर्श करना पड़ेगा। लेकिन ये इनसे संबंधित तमाम कानूनों का अनदेखी हुआ है, सरकारों का, कारपोरेट्स का, और जो सबल तत्व हैं उनका एक गठजोड़ है आदिवासी जमीन को लूटने के नाम पर। बहुत सारे मामले हैं, मतलब हजारों मामले हैं यहाँ पे, जो राजस्व न्यायालय के स्तर पर अभी भी लंबित हैं। प्रशासन के खुद शासन प्रशासन के ही बहुत सारे रिपोर्ट हैं जो इस बात की पुष्टि करते हैं, लेकिन कानून के मुताबिक इस पे कोई भी कार्यवाही जो है अब तक शून्य है। और मतलब जो जनजातीय समुदाय हैं, जो मूल्यवासी समुदाय हैं, उनकी जो जमीन है उनसे लगातार बेदखल हो रहे हैं। एक बड़ा समस्या है अभी। जी। और तो इसको जो अपन जी हम जी बताएं। देखें तो जो बिजनेस ह्यूमन राइट्स जो वायलेशन है वो व्यापक स्तर पर यहाँ देखने को मिल रहा है पूरे उत्तर छत्तीसगढ़ में। अच्छा अच्छा। तो डिग्री भाई, जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि इन सब काम के बीच में आपका जो है
तमाम दौरा भी आप करते हैं, कई मामलों को लेकर के आप पुलिस थाने भी जाते हैं और अधिकारियों से भी मिलने की कोशिश करते हैं ताकि जो पीड़ित है उसको न्याय मिल सके। तो आपको पीयूसीएल से जुड़े होने के कारण आपको क्या इन मामलों में हस्तक्षेप करते समय आपको कुछ बेनिफिट मिलता है? बेनिफिट मतलब आप जो काम है वो आप कुछ ज़्यादा अच्छे से कर पा रहे हैं, ऐसा आप महसूस करते हैं क्या? एक तो यही कि आपकी जब एक पहचान होती है और किसी एक संगठन के साथ रहते हैं, तो थोड़ा तवज्जो मिलता है। लेकिन जिन मुद्दों के लिए मतलब काम करते हैं, अधिकतर जो हमारा नाता है, जो वंचित समुदाय के लोग, गरीब पीड़ित जो समुदाय के लोग हैं, उनके मुद्दों को आप जहां भी ले जाते हैं, ले जाएंगे तो आखिर जो प्रशासनिक जो ढांचा है वहां पे जब लेके जाएंगे, तो प्रशासनिक ढांचा में भी अधिकतर अब तक की स्थिति में अधिकतर पदों पे बैठे हुए लोग भी पूरा शोषक और शासक समुदायों के हैं। तो ये जाहिर सी बात है कि कारपोरेट के मुनाफा की जहाँ पे बात होती हो, कारपोरेट को जब खुली छूट दी जा रही है, तो ये प्रशासनिक जो रवैया है वो भी मतलब वैसा ही रहता है। वो जानते हुए कि हम जो सीमांत समुदाय हैं, जो प्रभावित समुदाय की आवाज उठाते हैं, तो कोई प्रशासनिक स्तर पर होना ये चाहिए कि तवज्जो मिले और इस पे इन बातों को ध्यान से सुना जाना चाहिए। लेकिन जब आप संगठन के तौर पे जाते हैं, चाहे व्यक्तिगत भी कोई प्रभावित जाते हैं, तो प्रशासनिक रवैया मतलब जैसा होना चाहिए तो कानून सम्मत और विधि सम्मत नहीं होता है, और जो पूरा जो एक शोषक और शोषण का जो पूरा एक सिस्टम है, उसी का ही पक्षधर होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब जाते-जाते आप मुझे बताइए डिग्री भाई कि किस उद्देश्य को लेकर के आप काम कर रहे हैं? वैसे तो उद्देश्य लगभग क्लियर हो रहा है, लेकिन और आपका भविष्य में क्या योजना है? क्या आपका प्लान है? इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, जो समता मूलक मतलब समानता पे आधारित और न्याय पे आधारित जो एक समाज जो भविष्य में एक बेहतर समाज की जो संकल्पना की गई है, और एक संकल्पना है कि एक अच्छा समाज बने, उसी के लिए सब प्रयत्नशील हैं। लेकिन सवाल ये है यहाँ पे कि समता और न्याय के बिना मतलब एक बेहतर समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है और उन लक्ष्यों को नहीं पाया जा सकता है। तो हमारा जो दिशा है कार्य का और जो हम हासिल करना चाहते हैं, यही कि एक बेहतर समाज हो जो जाति लिंग जाति लिंग के आधार पर भेदभाव न हो, न्याय आधारित तो सबके लिए न्याय मतलब जो संविधान में भी जो संकल्पना की गई है कि सबके लिए न्याय के अवसर बराबर होने चाहिए, यही जी। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत हुई। आपने ठीक कहा कि एक ऐसे समाज का निर्माण हो जहाँ पर लिंग भेद ना हो, जहाँ पर ऊंच नीच ना हो, जाति भेद ना हो और सबके लिए न्याय और समानता जो है उपलब्ध हो। एक ऐसे समाज के निर्माण के लिए आप लगे हुए हैं और हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप भविष्य में भी अच्छा और काम करते रहेंगे। आपने इन्हीं शब्दों के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और भविष्य में कभी फिर आपके साथ कुछ मुद्दों पर जरूर बातचीत करेंगे। और हम अपने सब्सक्राइबर्स को भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने इस वीडियो को ध्यान से देखा। अगर ये आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। अगली बार हम फिर किसी खास पर्सनैलिटी को लेकर पर्सनैलिटी ऑफ द वीक की इस खास कड़ी में आपके सामने फिर से रूबरू होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।